नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित एवं बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित गद्य पाठ विदाई संभाषण पर आधारित है। इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ का सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं लेखक परिचय से। प्रसिद्ध निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू भाषा में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। इनका देहावसान बहुत कम आयु में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं 5 संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं आदि। साहित्यिक परिचय। बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। ये राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। पत्रकारिता इनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। इसी कारण इनके लेखन में निर्भीकता नजर आती है। इनकी रचनाओं में व्यंग्य, विनोद का पुट भी दिखाई पड़ता है। ये शब्दों के अद्भुत पारखी थे। इन्होंने समाचार पत्रों का जैसे हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन भी किया है। इन्हें खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक माना जाता है। आइए अब बात करते हैं पाठ के सार की। विदाई संभाषण निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें 2 बार भारत के वायसराय रहे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की वापसी पर व्यंग्य किया गया है। यह रचना शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, परंतु उन सब का उद्देश्य गोरों का वर्चस्व स्थापित कर देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। कर्जन सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, अतः उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। काउंसिल में अपना मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा और अंततः उन्हें इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन के शासन को तानाशाह नादिर शाह के शासन से भी अधिक मनमानी पूर्ण शासन माना गया है। बंग विभाजन के समय भी भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद को उसने निर्ममता पूर्वक ठुकरा दिया था। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे फिर वह सामान्य व्यक्ति हो अथवा लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह पतित दशा देखकर अत्यंत दुखी हैं। शिव शंभू की 2 गायों के माध्यम से लेखक स्पष्ट करते हैं कि भारत में तो पशु पक्षी भी विदाई के समय उदास हो जाते हैं, तो मानव की दशा का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलेपन, संजीदगी, नवीन भाषा के प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह निबंध एक साहसिक गद्य का नमूना है। आइए अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर की। प्रश्न 1। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर। शिव शंभू की 2 गायों में से मारने वाली गाय के चले जाने पर दुर्बल गाय दुखी हो जाती है, चारा तक नहीं खाती। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताते हैं कि भारत में मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है।
यहाँ तक कि वे स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछड़ने पर भी दुखी हो जाते हैं। यहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं, अतः बिछड़ते समय वे वैर भाव को भुलाकर दुख का अनुभव करते हैं। प्रश्न 2। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर। लेखक ने यहाँ बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन ने भारत में नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं के समाधान हेतु राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। कर्जन की इस कलुषित चाल को समझते हुए देश की 8 करोड़ जनता ने उसका भरपूर विरोध किया, परंतु कर्जन ने अपनी जिद को पूरा कर बंगाल के 2 हिस्से कर दिए। प्रश्न 3। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? उत्तर। कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, बंग भंग की योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, जिससे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गईं। दूसरा, कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहा, लेकिन उसकी सिफारिश को अनसुना कर दिया गया। उसने इस्तीफे की धमकी देकर काम कराना चाहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। प्रश्न 4। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखक के अनुसार कर्जन की भारत में ऊंची शान थी। जैसा मान सम्मान और शान शौकत उसे भारत में भोगने को मिली, वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। दिल्ली दरबार में उसकी कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी जुलूस में सबसे आगे और ऊंचा चलता था। उसके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग, राजा महाराजा भी हाथ बांध कर खड़े रहते थे। उसका एक संकेत बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला देता था। उसकी सिफारिश से निकम्मों को भी बड़े बड़े पद मिले। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद उसका स्थान था। कहाँ तो उसकी ऐसी ऊंची शान थी और कहाँ ऐसी हालत हो गई कि एक छोटा सा फौजी अफसर भी उसकी सिफारिश पर नहीं रखा गया, उल्टे उसी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न 5। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर। यहाँ तीसरी शक्ति से अभिप्राय ईश्वर से है। लेखक के अनुसार न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सर्वोपरि है और न ही भारतीय लोगों की इच्छा। इन दोनों से भी ऊपर ईश्वर की शक्ति है, जिसके संकेत से ही सारे कार्य चलते हैं। अब बात करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्नों की। प्रश्न 1। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बालमुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर। शिव शंभू बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा प्रयुक्त एक काल्पनिक नाम है, जो सदैव भांग के नशे में मस्त रहने वाला एवं खरी खरी बात कहते हुए शासन की पोल खोलने वाला पात्र है। कर्जन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। वह एक निरंकुश शासक था। ऐसे में लेखक ने शासन की पोल खोलने एवं जनता को जागरूक करने के लिए इस काल्पनिक पात्र की कल्पना की होगी। भांग के नशे की आड़ में वह अंग्रेजों की कुरीतियों का पर्दाफाश करता है। संभवतः लेखक ने यह भी सोचा होगा कि व्यंग्य कार्टून की तरह यह पात्र भी लोकप्रिय होगा, शैली भी रोचक होगी और व्यंग्य की चोट भी गहरी हो सकेगी। प्रश्न 2। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर। जी हाँ, कर्जन के संदर्भ में हमें यह बात पूरी तरह सही लगती है, क्योंकि एक शासक का कर्तव्य है कि वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए सदैव उनके हित के बारे में सोचे।
नादिर शाह एक क्रूर राजा था जिसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था, परंतु आसिफ जाह ने जब तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण करते हुए कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो उसने तुरंत कत्लेआम रोक दिया था। परंतु करजन की जिद नादिर शाह से भी बढ़कर थी। देश के 8 करोड़ लोगों ने उसके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बंगाल का विभाजन न किया जाए, परंतु उस पर कोई असर न हुआ। प्रश्न 3, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर, शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या सुप्रबंध। यह सुप्रबंध जनता की सुविधा के लिए उसी की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। प्रजा को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यदि शासक नीतियों में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें भी प्रजा की सहमति होनी चाहिए। किसी भी शासक को स्वेच्छाचारी होने का अधिकार नहीं है। ऐसा होने पर प्रजा दुखी रहती है और उस राजा के विरोध में विद्रोह कर देती है। आइए अब देखते हैं पाठ पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत विरोधी कौन कौन से कार्य किए गए? उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के विरुद्ध निम्नलिखित कार्य किए। भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं स्वाधीनता को नष्ट किया, लोगों की इच्छा के विरुद्ध बंगाल विभाजन किया, भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध निरंकुश शासन चलाया, देश के संसाधनों का अंग्रेजी हित में प्रयोग किया, देश में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि लॉर्ड कर्जन जन विरोधी थे। उत्तर, लॉर्ड कर्जन पूर्णतः जन विरोधी तानाशाह शासक थे। वे ब्रिटिश शासन की नजरों में श्रेष्ठ शासक सिद्ध होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। उन्होंने न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया, अपितु भारतीयों की राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने हेतु विविध योजनाएं भी बनाई। प्रश्न 3, विदाई संभाषण पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर, पाठ विदाई संभाषण वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यह रचना शिवशंभू के चिट्ठे का अंश है। कर्जन के शासन काल में विकास के बहुत से कार्य हुए, नए नए आयोग भी बनाए गए, परंतु उन सभी का उद्देश्य शासन में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना तथा देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वाधिक उपयोग करना था। कर्जन सरकारी निरंकुशता का पक्षधर था, अतः उसने प्रेस की स्वतंत्रता तक पर प्रतिबंध लगवा दिया। अंत में काउंसिल में स्वेच्छानुसार अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उसे देश और विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा। उसने इस्तीफे की धमकी देकर काम कराना चाहा, परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा उसका इस्तीफा स्वीकार कर लेने पर उसे वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। पाठ में लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से कर्जन की लाचारी से जोड़ने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार शासन के आतताई रूप से सामान्य जनता हो अथवा लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय, सभी को कष्ट होता है। प्रेस पर पाबंदी के दौर में यह निबंध विनोद प्रियता, चुलबुलेपन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग के साथ एक साहसिक गद्य का नमूना है। प्रश्न 4, विदाई संभाषण तत्कालीन साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, विदाई संभाषण व्यंग्यात्मक शैली में रचित विनोदपूर्ण एवं संजीदगी से युक्त गद्य है जो आतताई को पीड़ा की चुभन का एहसास कराता है। इसमें इतने अधिक व्यंग्य किए गए हैं कि कठोर से कठोर शासक भी घायल हुए बिना नहीं रह सकता। प्रेस की पाबंदी के दौर में इसे साहसिक लेखन के साथ साथ आदर्श लेखन भी कहा जा सकता है। प्रश्न 4,
राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ से किन शब्दों में विदा ली थी? उत्तर, राजकुमार सुल्तान ने नरवरगढ़ से विदा लेते हुए कहा था, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू ही मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला यह गरीब सिपाही नहीं दे सकता। यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा के शुभ की चिंता न की हो तथा यहाँ की स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे जाने की अनुमति दे। प्रश्न 6। विदाई के समय लेखक कर्जन के मुख से क्या सुनना चाहता है? उत्तर, विदाई के समय लेखक कर्जन के मुख से भारत की महिमा की स्वीकृति के शब्द सुनना चाहता है। वह चाहता है कि कर्जन जाते जाते भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते हुए उसकी उन्नति की कामना प्रकट करे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि विदाई संभाषण पाठ पर आधारित हमारा यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। इसी पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए हमारा आगामी वीडियो देखना न भूलें। किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।